नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो हमारा पेपर है, ये हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है। और अगर आप लोग किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका बर्क हो गया, आईजीसीएआर हो गया, हैवी वाटर बोर्ड हो गया और इसके बाद आपका न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर एनपीसीआईएल हो गया, तो ये सब का जो पेपर होता है और एग्जाम पैटर्न होता है सब कुछ सेम होता है। और ये जो हमारा पेपर है देख रहे होंगे आप कि ये हमारा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का पेपर है जो कि कैटेगरी सेकंड वालों के लिए होता है। और ये हमारा जो पेपर है ये एडवांस टेस्ट है, यानी कि जो द्वितीय पेपर होता है टेक्निकल वाला वो है। तो आप लोग चाहे अगर आप लोग जो सेकंड पेपर देने जा रहे हो, चाहे वो हैवी वाटर बोर्ड वाले स्टूडेंट हो या फिर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स वाले हों या फिर बार्क वाले हों या फिर एनपीसीआईएल वाले हों या फिर आईजीसीआर वाले हों, तो सभी के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा इस पेपर में दिया गया है। तो आइए देखा जाए कैसे है यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई लेवल पर कैटेगरी सेकंड वालों के लिए। यहाँ पर देखिए जो आपका सेकंड पेपर होगा एडवांस टेस्ट, वहाँ पर आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा ये आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिलाकर आपका 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, तो एक क्वेश्चन सही होने के 3 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत होने के 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो यही है आपका एग्जाम पैटर्न। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का पेपर होगा वो किस टाइप के क्वेश्चन उसमें आएंगे, तो इससे आप लोग अंदाज लगा सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ये हमारा जो पेपर है यहाँ पर लिखा गया है एडवांस पेपर फॉर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी सेकंड। ठीक, तो ये कैटेगरी सेकंड वालों के लिए है, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन का पेपर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया मेंस सप्लाई वोल्टेज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इज इन वोल्ट। घर भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला मेंस सप्लाई वोल्टेज कितना होता है। तो यहाँ पर जो मेंस सप्लाई वोल्टेज होता है ये होता है हमारा 220 वोल्ट का होता है। तो ये क्वेश्चन आपको भी याद होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज मेड सेल्फ स्टार्टेड बाय यूजिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किसका उपयोग करके स्व प्रारंभ किया जाता है। तो देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जिसका यूज करके हम लोग सेल्फ स्टार्टेड करते हैं वो रहता है हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर यानी कि संधारित्र यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ओवरलोड रिले, कॉन्टेक्टर, इसके बाद है फ्यूज। तो देखिए जिस विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए हम लोग यूज करते हैं वो हमारा रहता है फ्यूज। तो फ्यूज जो कि आपके घरों में यूज किया जाता है जो कि विद्युत के शॉर्ट सर्किट होने से या परिपथ के शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है या रक्षा करता है। तो फ्यूज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र की इकाई क्या होती है। ऑप्शन है एम्पियर, फैराड, हेनरी, वोल्ट। तो संधारित्र की जो इकाई होती है वो होता है हमारा फैराड। एम्पियर जो होता है ये हमारा धारा का होता है, वोल्ट होता है हमारा विभव का। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में यानी कि जो सीसा एसिड बैटरी होता है या अम्ल या सीसा अम्ल बैटरी जो होता है उसमें कौन सा विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए जो सीसा एसिड बैटरी होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं वह H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर H2SO4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ सिंगल ड्राई सेल जिंक कार्बन। एक शुष्क सेल जो कि जस्ता कार्बन से बना है का वोल्टेज कितना होता है। तो इसका देखिए जो जस्ता कार्बन शुष्क सेल होता है इसका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट का। अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी डॉट 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 ओम। समांतर में जुड़े प्रत्येक 3 ओम के प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए समांतर क्रम में जब जोड़े जाएंगे तो इनका जो प्रतिरोध होता है
तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि ये 1/3 3 बार है, यानी कि 3/3 आ जाएगा। 3/3 यानी कि इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसका जो प्रतिरोध आएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। तो 7 का 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर का है, हाउ मेनी मिनिमम डायोड आर रिक्वायर्ड इन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो देखिए, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम जितने डायोड की आवश्यकता पड़ती है वो रहता है 4। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम 4 डायोड की जरूरत होती है। 5वां क्वेश्चन अब यहाँ पर है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंसुलेटर। निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है? ऑप्शन है माइका यानी कि अभ्रक, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, पोर्सिलिन। तो देखिए, जो हमारा अवरोधक या इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब होता है हमारा कुचालक, तो जो कुचालक नहीं है वही हमें बताना है। तो देखिए, जो कुचालक नहीं है वो है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होती है? हमारा सुचालक पदार्थ होता है, ना कि इंसुलेटर होता है। तो देखिए, जो ग्रेफाइट ये हमारा इंसुलेटर पदार्थ नहीं हो जाएगा है, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी अभ्रक जो होता है, माइका, प्लास्टिक और पोर्सिलिन, ये हमारा इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक मशीन हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी। निम्न में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता होती है? ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर। तो देखिए, जिस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता होती है या जिस इलेक्ट्रिक मशीन में हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है वो रहता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट पैरामीटर डज नॉट चेंज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? ऑप्शन है करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक जो हमारा फैक्टर होता है या पैरामीटर होता है जो कि अनचेंज रहता है, यानी कि उसमें चेंज नहीं होता है, वो हमारा रहता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती है, याद रखिए। जबकि आपका वोल्टेज रहे या धारा रहे, ये सब चेंज हो जाते हैं, बट फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं बदलती है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो यहाँ पर जो भी आपका मोटर रहेगा या कुछ भी रहेगा वो काम करना बंद कर देगा। देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है जी डट 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 स्लिप रिंग। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कौन से कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जितने स्लिप रिंग होते हैं उनकी संख्या होती है 0। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में 0 स्लिप रिंग होती हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, विच वायर इज यूज टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिक हीटर। बिजली का हीटर तैयार करने के लिए हम लोग कौन सा तार यूज करते हैं? ऑप्शन है स्टील, कॉपर, नाइक्रोम, एल्युमिनियम। तो आपको भी पता होगा कि इलेक्ट्रिकल हीटर यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर बनाने के लिए हम लोग जो तार यूज करते हैं वह हमारा नाइक्रोम का तार रहता है। तो नाइक्रोम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाइक्रोम जैसा कि नाम से स्पष्ट होगा, नाइक्रोम यानी कि निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। अब देखिए, 14 नंबर का भी यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ। निम्न में से कौन सा ओम सूत्र का पालन हो रहा है? तो आपको भी पता होगा ओम का नियम V इक्वल टू होता है हमारा I इंटू आर। तो V इक्वल टू आई आर कैसा आपको ऑप्शन में दिख रहा है? डी। तो 14 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, यही हमारा ओम्स लॉ है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ए रीजन अराउंड ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है जी। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में क्या होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, गामा फील्ड। तो देखिए, स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में जो होता है हमारा वो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज वाले जोन में क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडक्शन मोटर विल बी द लार्जेस्ट इन साइज। निम्न में से कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी? देखिए, जिस इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी वो रहेगा आपका 45 किलोवाट 975 आरपीएम। ठीक, क्योंकि जिसका आरपीएम कम होगा उसी का क्या होगा, जो आकार होगा वो बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर किलोवाट है ये सबका सेम है। अब यहाँ पर आरपीएम जिसका कम होगा उसी का क्या होगा, आकार सबसे बड़ा होगा। तो सबसे कम किसका है? आरपीएम 975 है सी वाले ऑप्शन का। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है? ऑप्शन है टैंक, कंजर्वेटर, रेडिएटर और एक्साइटर। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का जो भाग नहीं होता है वो है हमारा एक्साइटर। एक्साइटर जो होता है ये ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता, जबकि टैंक, कंजर्वेटर, इसके बाद रेडिएटर, ये सब ट्रांसफार्मर के पार्ट होते हैं। अब 18 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, फार्मूला फॉर सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम इज। आरपीएम में सिंक्रोनस मोटर
की जो गति होती है उसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए जो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड की गति होती है उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है हमारा 120 इंटू एफ बाई पी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 का बी आंसर। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सोलर पैनल यूजेज विच प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल किस प्लेट का उपयोग करता है। तो देखिए बिजली उत्पादन के लिए जो सौर पैनल रहता है इसमें जो प्लेटें रहती हैं वो रहती हैं फोटोवोल्टाइक प्लेट का यूज करता है। तो फोटोवोल्टाइक प्लेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कापर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। कापर लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में वह किसके समानुपाती होता है। तो देखिए जो कापर लॉस होता है ये समानुपाती होता है आपका आई स्क्वायर के। तो कापर लॉस आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन। बैटरी की क्षमता हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं। तो आपको भी पता होगा कि जो बैटरी की क्षमता होती है उससे हम लोग जो व्यक्त करते हैं वह हमारा एम्पियर हावर होता है। तो एम्पियर हावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर हावर में हम लोग बैटरी की क्षमता को व्यक्त करते हैं। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ। एक स्विच को हमेशा किसके श्रृंखला में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है न्यूट्रल वायर, फेज वायर, ग्राउंड वायर, एनी वेयर, मतलब कहीं से भी। तो एक स्विच को हम लोग हमेशा क्या करते हैं फेज वायर के श्रृंखला में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो फेज वायर होता है उसी में हम लोग स्विच को लगाते हैं। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वायरिंग सेल बी डन वेयर मैकेनिकल एंड फायर सेफ्टी इज रिक्वायर्ड। जहां यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता हो वहां किस प्रकार की वायरिंग की जाएगी। तो देखिए यहाँ के लिए हम लोग जो वायरिंग यूज करेंगे वह वायरिंग रहता है हमारा नलिका यानी कंड्यूट वायर हम लोग यूज करेंगे वहां पर, या कंड्यूट वायर यूज करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन ए फिलामेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम व्हेन 2 एम्पियर करंट पासेस थ्रू इट्स। जब 2 एम्पियर विद्युत धारा 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है तो उसमें कौन सी ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है कितनी उत्पन्न होती है। तो देखिए इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो उत्पन्न होता है 8 वाट। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो 8 वाट होता है यहाँ पर आपको पता होगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाले यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एम्पियर है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओम यहाँ पर 2 है, टी 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 वाट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे है हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन इन 3 फेज स्टार कनेक्शन फेज और वोल्टेज इज डॉट 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 टाइम्स लाइन वोल्टेज। 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है। तो देखिए 3 फेज स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है वह लाइन वोल्टेज का क्या होता है 0.577 गुना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रिक वायरिंग डॉट 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 कलर वायर इज यूज्ड फॉर ग्राउंडिंग। विद्युत वायरिंग में किस रंग के तार का प्रयोग हम लोग ग्राउंडिंग के लिए यूज करते हैं। तो देखिए जो ग्राउंडिंग तार होता है उसका जो रंग होता है ना वो रंग होता है हमारा हरा। हरा देखिए इसको याद करने का वही तरीका है कि ये जिस तरह से ये हमारा ग्राउंडिंग स्टार्ट होता है जिस अक्षर से उसी अक्षर से हमारा ग्रीन भी स्टार्ट होता है। ठीक, तो ग्राउंडिंग जो होता है ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। अब देखिए हमारा जो 27 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज। शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है कितना होता है। तो देखिए जो शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट होता है उसका जो पावर फैक्टर का मान होता है वो होता है 1। तो शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर 1 होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए फुल्ली चार्ज लीड एसिड सेल इज अप्रोक्सीमेटली। यानी कि एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितने के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व होता है यह लगभग बराबर होता है आपका 1.2 के। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स ए केबल फ्रॉम फिजिकल डैमेज। निम्न में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है। ऑप्शन है आर्मर, कंडक्टर, इंसुलेटर, शीथ। तो देखिए जो केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है वो हमारा रहता है आर्मर। आर्मर क्या करता है जो भी केबल रहता है उसको नुकसान होने से बचाता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है विच एमंग फॉलोइंग इज ए एक्टिव कंपोनेंट। निम्न में से कौन सा एक सक्रिय घटक है। ऑप्शन है कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, रजिस्टर। तो देखिए जो सबसे एक्टिव कंपोनेंट है यानी कि जो सक्रिय घटक होता है वो है हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारा
एक्टिव कंपोनेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन थ्री फेज ऑफ बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम इज। संतुलित थ्री फेज प्रणाली में तीनों फेज के बीच जो कोणीय अंतर होता है कितना होता है। तो देखिए थ्री फेज सिस्टम में जो हमारा एंगल बनता है यानी कि जो अंतर रहता है वो अंतर रहता है 120 डिग्री का। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए थ्री फेज 4 पोल 5 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज। तीन फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस गति हो वह कितनी होगी। तो ये जो गति आएगी आपकी 1500 आरपीएम आएगी। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन है पावर फैक्टर ऑफ ए एसी सर्किट इज वेयर थीटा इज फेज एंगल। किसी एसी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होगा जहां पर थीटा फेज कोण है। तो देखिए किसी एसी परिपथ का पावर फैक्टर का जो मान होता है वो होता है हमारा cos थीटा के बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है लिमिटिंग टेम्परेचर ऑफ एफ क्लास इंसुलेटिंग मटेरियल इज। एफ श्रेणी इंसुलेटर का प्रतिबंधक तापमान कितना होता है। तो देखिए एफ श्रेणी इंसुलेटर का जो प्रतिबंधक तापमान होता है वो रहता है 155 डिग्री सेल्सियस। एक हर्ट्ज पावर इक्वल टू कितना वाट होता है। तो आपको भी पता होगा एक हर्ट्ज पावर इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। तो 35 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है व्हेन टू इक्वल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन 8 ओम and when connected in parallel equivalent resistance becomes 2 ohm value of each resistor in ohm is। जब दो समान प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 8 ओम हो जाता है और जब समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम का होता है। ओम में प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो आप प्रतिरोध का मान निकालेंगे वो आएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं EHV सिस्टम इज जनरली यूज्ड फॉर इन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। EHV प्रणाली का उपयोग आमतौर पर बिजली के किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है जनरेशन, यूटिलाइजेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो EHV प्रणाली का उपयोग आमतौर पर हम लोग बिजली के ट्रांसमिशन यानी कि संचरण के लिए यूज करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है पॉजिटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड सेल इज मेड ऑफ। सीसा एसिड लेड या सीसा एसिड सेल की जो धनात्मक प्लेट होती है वह किसकी बनी होती है। तो सीसा एसिड सेल की जो धनात्मक प्लेट होती है यह बनाई जाती है लेड डाई ऑक्साइड की। तो लेड डाई ऑक्साइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है फॉर साइन वेव RMS वैल्यू इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए RMS वैल्यू इक्वल टू होता है आपका 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। तो जी आपका जो होगा साइन वेव के लिए RMS वैल्यू इक्वल टू होता है 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। 40 नंबर का क्वेश्चन है द ट्यूब ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज फिल्ड विथ। फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब किससे भरी होती है। तो देखिए जो फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब होती है यह भरी होती है Hg और Ar से यानी कि पारा और आर्गन से। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जनरली रेजिस्टेंस ऑफ शंट यूज्ड इन अमीटर इज ऑफ विच वैल्यू। आमतौर पर अमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान कितना होता है। ऑप्शन है हाई, लो, मीडियम, वेरी हाई। तो देखिए जो अमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान होता है वो रहता है हमारा वेरी वेरी लो। तो वेरी लो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन। ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर किससे व्यक्त किया जाता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है इससे हम लोग व्यक्त करते हैं MVA में। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। वैद्युत इस्त्री के तापमान को नियंत्रण करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। ऑप्शन है थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, थर्मोस्टेट, इसके बाद है रिले। तो देखिए वैद्युत इस्त्री जो होता है यानी कि विद्युत प्रेस जो होता है इसके तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं विच कंडक्टर इज यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांसमिशन लाइन। व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में
किस प्रकार के कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन। तो व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जो कंडक्टर यूज करते हैं वह कंडक्टर हमारा बनाया जाता है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम के कंडक्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल ट्रांसमिशन लाइन में। 45 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल इज। स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है? तो स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है वह होती है 1। 46 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर। मल्टीमीटर का उपयोग हम लोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो मल्टीमीटर का यूज हम लोग जिससे मापने के लिए करते हैं वो हमारा रहता है वोल्टेज भी, करंट भी, रेजिस्टेंस भी। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। अब 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक 1500 वाट स्प्लिट एयर कंडीशनर एक दिन में 12 घंटे संचालित होता है, एक महीने में कितनी विद्युत इकाइयों की खपत होगी एक महीने में 30 दिन मानते हुए? तो यहाँ पर किलोवाट हावर वाला आप समय लगा लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला जो लगाएंगे किलोवाट हावर वाला, तो उस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 540। 48 नंबर क्वेश्चन है, कम्यूटेटर इज द पार्ट ऑफ, सॉरी कम्यूटेटर है यहाँ पर। कम्यूटेटर इज द पार्ट ऑफ, जो कम्यूटेटर होता है या किसका हिस्सा होता है? ऑप्शन है डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, इसके बाद है ट्रांसफार्मर। तो जो कम्यूटेटर होता है ये पार्ट होता है डीसी मोटर का, तो कम्यूटेटर डीसी मोटर का पार्ट होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। निम्न में से किस पदार्थ में उच्चतम प्रावैद्युत क्षमता होती है? एयर, SF6 गैस, पेपर, डीएम वाटर, यानी कि खनिजित जेल। तो देखिए जिस पदार्थ में उच्चतम प्रावैद्युत क्षमता होती है वो हमारा रहता है SF6 गैस। 50 नंबर का क्वेश्चन है, सीटी इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। सीटी का यूज हम लोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो सीटी का यूज हम लोग करते हैं जिसको मापने के लिए, वो रहता है हमारा करंट। तो करंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा पेपर था ये हमारा NPCIL का पेपर था जो कि 11/6/2019 में हुआ था। ठीक, ये हमारे इलेक्ट्रीशियन स्टिपेंडिएट ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड का पेपर है। और इसी तरह से आपके जो पेपर है NPCIL में भी आएंगे, हैवी वाटर बोर्ड में भी आएगा, IGCAR में भी आएगा, बार्क में भी आएगा, या और जो आप न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का पेपर देंगे उसमें भी आएगा। तो आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यही रहने वाला है और इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सब जितने भी विभाग हैं ये सब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं और सभी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर जीके जीएस का भी क्लास चलता है, आप लोग उसे जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिसको PDF चाहिए वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।